हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, एक नई सुबह के साथ मैं संध्या लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। नया सवेरा में आज हम बात करेंगे आपातकाल के 50 साल की, जिसने संविधान को कुचलने के साथ साथ अभिव्यक्ति की आजादी को भी दबाया और लोकतंत्र को जंजीरों में जकड़ के रख दिया। बात होगी ऑपरेशन सिंधु की भी, बताएंगे शुरुआती अमेरिकी खुफिया आकलन के बारे में भी। इस पूरे 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की बाकी खबरें और साथ ही होगी अखबारों की सुर्खियां भी। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आपातकाल के 50 साल पूरे, संविधान हत्या दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के किंगदाओ में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। ऑपरेशन सिंधु के तहत 282 भारतीयों का एक और जत्था स्वदेश लौटा। ईरान और इजराइल से अब तक 3,452 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। श्रीलंका और नेपाल के नागरिक भी निकाले गए। ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने में अमेरिकी हमले रहे नाकाम। शुरुआती अमेरिकी खुफिया आकलन में जानकारी आई सामने। व्हाइट हाउस ने इस आकलन को बताया पूरी तरह गलत। नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में जीता गोल्ड। 85.29 के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ शीर्ष पर रहे नीरज चोपड़ा की 4 दिन के अंदर दूसरी जीत। और आइए नया सवेरा की करते हैं शुरुआत। 25 जून 1975 को घोषित आपातकाल भारत की आजादी के बाद के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे होने पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय दिल्ली सरकार के सहयोग से आज नई दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संविधान हत्या दिवस मनाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माय भारत के स्वयंसेवकों द्वारा निकाली जा रही लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये यात्रा संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक अधिकारों और आपातकाल से मिले सबक के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पूरे देश में यात्रा करेगी। इसके साथ ही संस्कृति मंत्रालय हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 50 प्रमुख स्थानों पर लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के शुभारंभ का समन्वय भी कर रहा है, जो आने वाले सप्ताह में जनता के लिए खुली रहेगी। और प्रधानमंत्री संग्रहालय में आपातकाल के 50 साल कार्यक्रम में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के शासनकाल में आपातकाल को लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली और लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताया। आज का दिन
इस संगोष्ठी के लिए सबसे उचित दिन है, क्योंकि अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय घटना के जब 50 साल पूरे होते हैं तो समाज जीवन के अंदर इसकी याददाश्त धुंधली हो जाती और आपातकाल जैसी लोकतंत्र की नींव हिलाने वाली की घटना, इसके बारे में याददाश्त समाज जीवन की अगर धुंधली होती है तो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़े हैं। गृहमंत्री ने आगे कहा कि देश की जनता ने तानाशाही को स्वीकार नहीं किया है। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर आज विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़े हैं। और ये लड़ाई क्यों जीते? वो जीतने का मूल कारण है कि हमारे देश की जनता तानाशाही को कभी स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि पूरी दुनिया में लोकतंत्र का उद्भव ही तो हमारे देश के अंदर हुआ है। एक प्रकार से भारत लोकतंत्र की जननी माना जाता है। लोकतंत्र हमारे यहां सिर्फ संविधान का स्पिरिट नहीं है, संविधान का स्पिरिट तो है ही, परंतु संविधान निर्माताओं ने जनता के स्पिरिट को संविधान के अंदर शब्दों में व्याख्यायित करने का काम किया है। वहीं भाजपा अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोपकर देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में तानाशाही सरकार की आंखों में धूल झोंकते हुए लाखों समर्पित स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सच्चाई को हर गांव, हर गली और हर घर तक पहुंचाया था। आपाल की इन्हीं कहानियों आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संघर्ष और अनसुनी घटनाओं को पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज Years that forged a leader में शब्दों में पिरोया है। 25 जून 1975 की वो रात जब भारत का लोकतंत्र सिहर उठा था। इस दिन संविधान को कुचला गया, अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया गया और लोकतंत्र को जंजीरों में जकड़ा गया। आधी रात को रेडियो पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। तो आइए देखते हैं आपातकाल से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। आजादी के 25 साल बाद ही देश में जो कुछ हुआ उसे लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कैसे एक लोकतांत्रिक देश की संसद में कोई दल और नेता अपनी मजबूती और महत्वाकांक्षा का बेजा इस्तेमाल कर देश के लोकतांत्रिक ढांचे और संविधान को तहस नहस कर सकता है। इसकी सबसे अनूठी मिसाल है आपातकाल यानी इमरजेंसी, जिसे इंदिरा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 25 जून की आधी रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तखत से अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के नाम पर पूरे देश में लागू करवा दिया, जिसके बाद विपक्ष के तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। देश भर में प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई और संविधान के अपने हिसाब से बदलने की पूरी कोशिश की गई। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर जेल में बंद कर दिया गया। सरकार ने मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल यानी DIR के तहत नेताओं को बंदी बनाया।
विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडीज, जयप्रकाश नारायण को जेल भेज दिया गया। चंद्रशेखर, जो कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इस दौरान ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने और जमानत मांगने का भी अधिकार नहीं था। नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना उनके रिश्तेदारों, मित्रों और सहयोगियों तक को नहीं दी गई। जेल में बंद नेताओं को किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं थी। उनकी डाक तक सेंसर होती थी और मुलाकात के दौरान खुफिया अधिकारी मौजूद रहते थे। आपातकाल की शुरुआत में ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया। ऐसा करके सरकार ने कानून की नजर में सबकी बराबरी, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने पेश करने के अधिकारों को रोक दिया। जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया। इसके जरिए अभिव्यक्ति की आजादी, प्रकाशन करने, संघ बनाने और सभा करने की आजादी को भी छीन लिया गया। आपातकाल लगते ही अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। अखबारों और समाचार एजेंसियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नया कानून बनाया। सरकार ने चारों समाचार एजेंसियों पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती को खत्म कर एक नई समाचार एजेंसी बना दी। इसके साथ ही प्रेस के लिए आचार संहिता की घोषणा कर दी गई। कई संपादकों को सरकार विरोधी लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल के दौरान अमृत नाहटा की फिल्म किस्सा कुर्सी का को जब्त कर लिया गया। किशोर कुमार जैसे गायकों को काली सूची में डाल दिया गया और आंधी फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई। आपातकाल के दौरान पुलिस अत्याचार और दमन आम बात थी। इस दौरान पुरुष और महिला बंदियों के साथ अमानवीय अत्याचार किया गया। आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाले वकीलों और जजों को भी नहीं बख्शा गया। आपातकाल के सबसे बुरे प्रभावों में से एक था परिवार नियोजन के लिए अध्यापकों और छोटे कर्मचारियों पर की गई सख्ती। लोगों का जबरदस्ती परिवार नियोजन किया गया। परिवार नियोजन और सुंदरीकरण के नाम पर आम लोगों का काफी उत्पीड़न हुआ। सरकारी अधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। दरअसल 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से निर्वाचित हुई। इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने विपक्ष के उम्मीदवार और मुख्य प्रतिद्वंद्वी राज नारायण को पराजित किया। चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप के साथ राज नारायण अदालत गए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द करते हुए उनके अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने के फैसले को सही ठहराया, लेकिन इंदिरा को प्रधानमंत्री बने रहने की छूट दी। वो लोकसभा में जा सकती थीं, लेकिन वहां वोट नहीं कर सकती थीं। वहीं उस वक्त देश भर में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर इंदिरा गांधी के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी थी। पूरा विपक्ष सड़कों पर था और इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांग रहा था। इस सब के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय ने उनके प्रधानमंत्री बने रहने की उम्मीद को खत्म कर दिया और फिर सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा गांधी ने पूरे देश को इमरजेंसी की आग में झोंक दिया, जो भारतीय लोकतंत्र में एक काले धब्बे के समान है। 25 जून की आधी रात से लागू आपातकाल 21 मार्च 1977 तक जारी रहा। 21 महीने तक चलने वाला आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक तानाशाही रवैया था, जिसने आम लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। हालांकि आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। इसके बाद हुए 1977 में चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और नया सवेरा में आगे बढ़ने से पहले फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से 50 साल पहले इस देश पर थोपी गई इमरजेंसी हमारे लोकतंत्र और संविधान पर एक कलंक की तरह है। उस इमरजेंसी की भयानक यादें आज भी इस देश के लोग
भूले नहीं हैं। इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर डीडी न्यूज आपके लिए एक खास सीरीज लेकर आया है, इमरजेंसी एट 50। आज इस खास सीरीज में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्वयंसेवक के रूप में किस तरह से इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ अभियान चलाया था। जून 1975 देश में सूर्य का उजाला नहीं बल्कि आपातकाल का स्याह अंधेरा फैला हुआ था। पूरे देश को जेल खाने में बदल दिया गया था। 4 जुलाई आते आते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। सभाएं और रैलियां जोर पकड़ने लगी। तब संघ का एक युवा प्रचारक इन सभाओं और रैलियों के आयोजन में बड़ी भूमिका निभा रहा था। वो युवा थे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम कुछ लोग बैठे हुए थे एक मीटिंग में। नरेंद्र भाई थे, देशमुख जी थे, शंकर सिंह वाघेला थे और मैं था। पांचों को इस ऐसी जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि भाई आप लोगों को बाहर रहना है और हमें ये साहित्य का, संगठन का, संघर्ष का, सत्याग्रह का ये सब काम करना है। दुर्भाग्य से मैं सबसे पहले पकड़ा गया। कुछ महीने के बाद शंकर सिंह गए, बाकी रहे देशमुख जी और नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई कभी भी उनकी किसी पुलिस में आए नहीं। युवा नरेंद्र मोदी ने जिस कुशलता और सटीकता से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, उसे देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बनी लोक संघर्ष समिति में उन्हें जनरल सेक्रेटरी की भूमिका सौंपी गई थी। युवा नरेंद्र मोदी का काम आपातकाल थोपने के इस निरंकुश कदम के विरोध में जनमानस को तैयार करना था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कार्य नरेंद्र मोदी कर रहे थे, वो था भूगर्भ पत्रिका का संपादन, प्रिंटिंग और वितरण। आपातकाल विरोधी सामग्री का वितरण करना है राजस्थान भर में, और वो आएगी गुजरात से। जब मैं अहमदाबाद सामग्री लेने गया, जब जो हमारे सह प्रांत प्रचारक थे, उन्होंने कहा मोदी जी ये अपने प्रचारक हैं, इनके पास जाओ, ये आपको सामग्री देंगे। तो भूमिगत होकर पूरे देश की सामग्री का मुद्रण माननीय मोदी जी कराते थे अहमदाबाद में, और सारी मुद्रित सामग्री में राजस्थान के विभिन्न कोनों में बांटता। पुलिस हर जगह नरेंद्र मोदी की तलाश में छापे मार रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी वेश बदलने में निपुण थे। कभी साधु तो कभी सरदार बनकर अपना काम करते रहे। इस दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को बटुक भाई बना लिया। यही वजह रही कि पूरी इमरजेंसी के दौरान नरेंद्र मोदी पुलिस के हाथ नहीं आए। मैं घर पे बैठा था तो एक आदमी आया, उसने मुझे ये बोला कि आपको कोई सरदार जी मिलने आए हैं और आरएसएस के शाखा कार्यालय पे खड़े हैं। मैंने उनको बोला कि भाई मैं आप सरदार जी के बेस में और मैं आपको पहचानता भी नहीं हूँ। तो उसने जो आरएसएस की जो शाखा में जो प्रार्थना गाते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, वो पूरी प्रार्थना उन्होंने मुझे गा के सुनाई। और उन्होंने फिर बोला कि मैं सिरूमल भाई के परिवार को मिलने आया हूँ, क्योंकि सिरूमल भाई जो हमारे शाखा कार्यवाहक थे वो जूनागढ़ जेल में थे। आपातकाल में लाखों संघ कार्यकर्ता जेलों में बंद थे और बाहर उनका परिवार आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा था। कई परिवारों की स्थिति तो बहुत ही दयनीय थी। युवा नरेंद्र ने उनके परिवार तक आर्थिक मदद पहुंचाने की व्यवस्था की, वो भी उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए बिना।
आखिरकार आपातकाल के विरुद्ध लंबे संघर्ष को सफलता मिली। लोकतंत्र के सूरज को फिर कोई आपातकाल का ग्रहण डस न जाए। देश इन अनुभवों को याद रखे, इसलिए इन्हीं अनुभवों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब गुजराती भाषा में संघर्ष मां गुजरात के नाम से कलमबद्ध किया था। राष्ट्र निर्माण का एक और यज्ञ पूरा हुआ, लेकिन इमरजेंसी की आग में तपकर कुंदन बने नरेंद्र मोदी जैसे हजारों देशभक्तों को चैन कहां था। वे फिर निकल पड़े नई जिम्मेदारियां लिए, फिर निकल पड़े नई राह पर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण की ओर। वही राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने और सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने के साथ ही उस संविधान को ही पूरी तरह से बदल डालने की कोशिश की जो भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। आपातकाल के दौरान कांग्रेस द्वारा किया गया संविधान संशोधन भारतीय राजनीतिक इतिहास का सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन है। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संशोधन किया गया, जिसके जरिए संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करने, उसकी संघीय विशेषताओं को नुकसान पहुंचाने और सरकार के तीनों अंगों के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की गई। आपातकाल और इसको लागू करने को लेकर भारतीय संविधान में अलग से प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच आपातकाल की चर्चा की गई है। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करने का फैसला किया। आपातकाल में संविधान में शामिल आपातकालीन शक्तियों का बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया। आपातकाल लागू करने के बाद संविधान में ऐसे संशोधनों का दौर शुरू हो गया जिन्होंने भारतीय गणतंत्र की आत्मा को ही बदल कर रख दिया। आपातकाल को समय की जरूरत बताते हुए इंदिरा गांधी ने उस दौर में लगातार कई संविधान संशोधन किए। जुलाई 1975 में 38वें संविधान संशोधन के जरिए न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार छीन लिया गया। 2 महीने बाद ही किए गए 39वें संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया। 40वें और 41वें संशोधन के जरिए संविधान के कई प्रावधानों को बदलने के बाद 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वें संशोधन के जरिए एक प्रकार से पूरे संविधान का पुनरीक्षण किया गया और संविधान में बहुत से मूलभूत बदलाव कर दिए गए। 42वें संशोधन के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक था मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता देना। इस प्रावधान के कारण किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों तक से वंचित किया जा सकता था। इस संशोधन ने न्यायपालिका को पूरी तरह से बौना कर दिया था। विधायिका को अपार शक्तियां दे दी गई थीं। अब केंद्र सरकार को यह भी शक्ति थी कि वो किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर कभी भी सैन्य या पुलिस बल भेज सकती थी। साथ ही राज्यों के कई अधिकारों को केंद्र के अधिकार क्षेत्र में डाल दिया गया। 42वें संशोधन के जरिए ये प्रावधान किया गया कि संसद से किए गए संविधान संशोधनों को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लोकसभा का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने की आवश्यकता महसूस की गई। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की गई। हालांकि इससे पहले ही 43वें संविधान संशोधन के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को उनके अधिकार वापस दिलाए गए। इसके बाद संविधान का 44वां संशोधन हुआ। ये संशोधन 42वें संविधान संशोधन से जो क्षति संविधान की हुई थी उसे ठीक करने की कोशिश थी। 44वें संशोधन से 42वें संशोधन के जरिए संविधान में किए गए बदलावों को रद्द करते हुए संविधान को फिर से अपने मूल रूप में लाया गया। हालांकि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर वैधानिक अधिकार बना दिया गया।
44वें संशोधन ने संविधान में कई ऐसे बदलाव किए जिससे 1975 के आपातकाल जैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो। पहले अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाने के लिए युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति जैसी परिस्थितियों का होना जरूरी था, लेकिन 44वें संशोधन में अनुच्छेद 352 में से आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया और इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। सिर्फ आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में यही व्यवस्था लागू है। 42वें संशोधन के जरिए आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया था, लेकिन 44वें संशोधन से ये बंधन हटा लिया गया। अब आपातकाल लगाने के सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये भी व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करेंगे, जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। आपातकाल की घोषणा के 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से इसके लिए मंजूरी लेना जरूरी बनाया गया। इसे लागू रखने के लिए हर 6 महीने के बाद संसद से मंजूरी आवश्यक होगी। लोकसभा के कार्यकाल को दोबारा 5 साल कर दिया गया। 38वां संविधान संशोधन के जरिए इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 123 में खंड 4 जोड़कर अध्यादेश के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप को रोक दिया। हालांकि जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संशोधन के जरिए इस बदलाव को उलट दिया। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी अनुच्छेद 368 में भी बदलाव कर चुकी थीं, ताकि संविधान में किए गए बदलाव की न्यायिक समीक्षा न की जा सके। आपातकाल के दौरान किए गए 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना 53 अनुच्छेदों और 7वीं अनुसूची में बदलाव किया गया था। ये एक प्रकार से संविधान का पुनरीक्षण था। हालांकि बाद में सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए संविधान में जो बिगड़ा हुआ था उसे सुधारने की भरपूर कोशिश की। तो ये थी आपातकाल से जुड़ी हुई तो डीडी न्यूज पर आप देख रहे थे आपातकाल से जुड़ी हुई हमारी ये खास रिपोर्ट्स। और फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के किंगदाओ में आयोजित होने वाली SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और SCO सदस्य देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में रक्षा मंत्री SCO के सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करने, क्षेत्र में आतंकवाद व उग्रवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त प्रयासों का आह्वान करने के साथ ही SCO में शामिल देशों के आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पर भी बल देंगे। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड त्यागने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंधित आतंकियों और संस्थाओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की तत्काल आवश्यकता पर भी बल दिया। अजीत डोभाल ने ये बात बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों से संबंधित सुरक्षा परिषद के सचिवों की 20वीं बैठक में कही। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की और इस बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने और सीमा पर शांति बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया गया। इसके साथ ही अजीत डोभाल ने इस दौरान आतंकियों के पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा, ISIS और उनके सहयोगियों सहित संयुक्त राष्ट्र की ओर से नामित आतंकवादी गुटों से उत्पन्न खतरों पर गहरी चिंता व्यक्त की। आपको बता दें कि इन आतंकी संगठनों में से कई पाकिस्तान सरकार के समर्थन से संचालित होते हैं। और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आज एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन रवाना हो सकते हैं। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:01 पर फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ये प्रक्षेपण हो सकता है। इसकी प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होगी। वहीं इस मिशन के लिए बैकअप लॉन्च अपॉर्चुनिटी 26 जून के लिए प्लान की गई है। मिशन में स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल होगा। करीब 14 दिन तक अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। हालांकि इससे पहले इस मिशन की लॉन्चिंग कई बार टाली जा चुकी है। पहले ये मिशन 29 मई को लॉन्च होना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण इसे टालना पड़ा। आज के लॉन्च को लेकर शुभांशु शुक्ला के लखनऊ स्थित आवास पर विशेष तैयारियां की गई हैं। उनके माता पिता ने अपने बेटे पर गर्व जताया और खुशी का इजहार भी किया। शुभांशु की जो है वो अंतरिक्ष में जाने की जो है डेट है क्लियर है और हम लोग जो है उस मिशन को जो है देखने के लिए बेताब हैं और बहुत खुशी है बच्चे का जो है मिशन पूरा हो रहा। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और दुआएं हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी है कि उसका मिशन अच्छी तरह पूरा हो। ईश्वर चाहेगा तो मिशन अच्छी तरह जो है पूरी तरह सक्सेस होगा। इतनी ऊंची उड़ान भरने जा रहा है तो इसीलिए सब जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। हमारे दरवाजे पे भी सब सजाया गया है खूब अच्छे से। अच्छा लग रहा है। जितनी दुआएं जितना आशीर्वाद हमारे पास है सब तुमको दे रहे हैं इस समय। हम आप इसको लेके तुम जाओ और खुशी से अपना मिशन पूरा करो। वहीं ईरान में फंसे 282 भारतीय नागरिकों को लेकर एक और विशेष उड़ान आज तड़के स्वदेश वापस लौटी। मशहद से नई दिल्ली पहुंची एक विशेष उड़ान से 282 भारतीय नागरिकों को ईरान से निकाला गया। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से निकाले गए लोगों की कुल संख्या 2858 हो गई है। इसी के साथ भारतीयों को इजरायल और ईरान से सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 3452 लोगों को सुरक्षित वापस लाया गया है। भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय नागरिकों के अलावा श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को भी बाहर निकाला है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से निकाले गए भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और भारत सरकार द्वारा किए गए इंतजामों की भी तारीफ की है। तो भारत का ऑपरेशन सिंधु लगातार जारी है, जिसमें ईरान इजरायल संघर्ष को लेकर के भारतीयों की वतन वापसी की जा रही है। ईरान में फंसे 282 भारतीयों के साथ मशहद से नई दिल्ली आज सुबह तड़के विमान पहुंचा। हाथों में तिरंगा लिए, चेहरे पर खुशी लिए ये सभी अपने वतन की वापसी कर चुके हैं, सुरक्षित भारत वापस लौटे हैं। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंधु लगातार चलाया जा रहा है ताकि ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष को लेकर के भारतीय जो फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित वापस भारत लाया जा सके। और भारतीयों के अलावा श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को भी भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु के तहत ही मदद की है। मैं ईरान में पढ़ता था और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जिन्होंने हमें महफूज और तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपने वतन तक पहुंचाया। जय हिंद, जय भारत। सब अच्छा रहा। अपने जो गवर्नमेंट ने अपने सफारत में जो काम किया है वो काबिल तहसीन है, काबिल दाद है। हिंदुस्तान हमेशा हमारा। कहाँ और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, आपसे ही जानना चाहेंगे कि लोगों के चेहरे जिनकी वतन वापसी हुई है खिले हुए हैं, हाथों में तिरंगा है और सभी भारत सरकार के प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं क्योंकि सुरक्षित उनकी वतन वापसी हुई है। निश्चित तौर पे मैं कई बार रहा हूँ एयरपोर्ट पे जब वो लोग ईरान से आ रहे हैं। ईरान से कुछ लोग सीधे ईरान से आए हैं, कुछ लोग दूसरे रास्ते से भी आए हैं, जॉर्डन होके आए हैं, शर्म शेख होके आए हैं। तो इस तरीके से अगर कहें आर्मेनिया होकर भी कुछ लोग आए हैं। तो जो लोग आ रहे हैं
उनको इस बात की कदापि इस बात की कल्पना नहीं थी कि अचानक ईरान में ये स्थिति आ जाएगी। ईरान में वो लोग सारे लोग काम कर रहे थे या कुछ पढ़ाई कर रहे थे। अधिकांश लड़कियां जो थी वो पढ़ाई कर रही थी, वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, और उन लोगों को भी अचानक ये जब है तो बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन निश्चित तौर पे जब भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की बार बार, और उसके बाद उनको टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से जोड़ा, उनको गूगल सीट पर अपने अपने पता और सारे संपर्क सूत्र दर्ज करने को कहा, उसके बाद उन लोगों के मन में एक भरोसा बना कि भारत हम चले जाएंगे वापस इस युद्ध की घड़ी में। और निश्चित तौर पे जब वो वापस आए भारत में तो उनके चेहरे पर इस बात की, न सिर्फ चेहरे पर बल्कि शब्दों में भी वो अपनी बात कह रहे थे कि किस तरीके से उन्हें इस बात की मैंने इस बात से घोर आशा बनी कि भारत ऐसे स्थिति में भी उनको निकाल कर बाहर ला सकता है। और कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है कि जिस तरीके से भारत ने युद्ध के समय निकाला ईरान से लोगों को, और ईरान ने डायरेक्ट फ्लाइट की व्यवस्था की हमारे लिए। ईरान की फ्लाइट महान एयरलाइन से हमारे लोग वहां लाए गए, और हमारे लिए ईरान ने एयर स्पेस खोला। ये एक बहुत बड़ी बात है जो वहां से जो लोग आए हैं उन सारे लोगों के मन में ये बात थी कि उन्हें कुछ दूर चलना पड़ा, कुछ बस से कुछ लोग चल के आए, लेकिन निश्चित तौर पे जब जो लोग मसाद से आए और कुछ लोग तेहरान से आर्मेनिया में गए और आर्मेनिया से आए, तो सब लोगों के मन में ये बात की थी कि व्यवस्था हो सकती है और संकट के समय में भी भारत सरकार खड़ी रह सकती है। बिल्कुल अखिलेश, और संकट के समय में हमेशा भारत सरकार खड़ी हुई नजर आई है। हमने कई मौकों पर देखा है कि अलग अलग ऑपरेशन चलाकर भारत की तरफ से किस तरह से लोगों को सुरक्षित वतन वापसी कराई गई है, ना केवल भारतीय लोगों को बल्कि अभी भी हम देख रहे हैं कि श्रीलंका और नेपाल से भी नागरिकों को वापसी कराई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बताएं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से 27 जून तक उत्तराखंड के नैनीताल में 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति आज कुमाऊं विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह की अध्यक्षता करेंगे और संस्थान के छात्रों तथा संकाय सदस्यों को संबोधित भी करेंगे। उपराष्ट्रपति शेरवुड महाविद्यालय के 156वें स्थापना समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति नैनीताल के राजभवन का दौरा भी करने वाले हैं। और अब बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि मौसम विभाग ने आज से उत्तर पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई भागों में अगले 7 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधि जारी रहने की संभावना जताई गई है। देश के कई हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। इनमें जम्मू क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और सिक्किम शामिल हैं। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, विदर्भ, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक और केरल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और वही बात दिल्ली की करें तो दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में भी प्री मानसून की दस्तक के बाद एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन उमस ज़्यादा होने के चलते परेशानी भी हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने इस पूरे सप्ताह येलो अलर्ट जारी कर रखा है और संभावना जताई जा रही है कि लोगों का सामना तेज बारिश और तेज हवा से भी हो सकता है। साथ ही रिमझिम फुहार भी जारी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक येलो अलर्ट के 29 जून तक सक्रिय रहने की संभावना है। और अगर आज और कल की बात की जाए तो दिल्ली में पूरे दिन भर बिजली के साथ बारिश के संकेत हैं। साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी। तो बारिश का ऑरेंज अलर्ट जम्मू क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से हम देख रहे हैं कहीं उमस है तो कहीं तेज बारिश, और उसको लेकर के मौसम विभाग लगातार चेतावनी भी जारी कर रहा है। येलो अलर्ट सौराष्ट्र और कच्छ में है, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है।
मौसम विभाग की तरफ से इन राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां अति वर्षा की भी संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है और पूर्वोत्तर भारत, विदर्भ, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, केरल ये भी येलो अलर्ट की जद में रहेंगे। और वहीं दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की दिशा में लोक निर्माण विभाग ने एक ऐतिहासिक पहल की है। कल राजधानी में एक ही दिन 3,400 गड्ढों की मरम्मत कर कई किलोमीटर सड़क को सुरक्षित, समतल और मानसून के लिए तैयार किया गया। इस पूरी कार्रवाई को पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा भाव का प्रतीक बताया गया है। दिल्ली सरकार का ऐतिहासिक अभियान, एक दिन में 3,400 गड्ढों की मरम्मत। न थमेगी न रुकेगी दिल्ली की रफ्तार। दिल्ली में सरकार बदलने का असर अब सड़कों पर भी दिख रहा है। राजधानी की जनता सड़कों पर गड्ढों से परेशान थी, लेकिन आज हर परेशानी का समाधान बन रही है दिल्ली सरकार। इसीलिए मानसून से पहले दिल्ली को गड्ढा मुक्त करने का बीड़ा रेखा सरकार ने उठा लिया है। इसी के तहत एक ही दिन में 3,400 गड्ढे भरने का संकल्प कर डाला। हमारा कमिटमेंट है दिल्ली के लोगों को अच्छी सड़क देने का, क्योंकि अभी मॉनसून कभी भी आ सकता है। जो हमारी सरकार की पारदर्शिता है, हमारा कमिटमेंट है मुख्यमंत्री जी की, हमारी, और कि हमें दिल्ली को अच्छी सड़कें देनी है, वर्ल्ड क्लास सड़कें देनी है। पीछे की सरकारों ने कोई काम नहीं किया, मगर दिल्ली में अच्छी सड़कें दें और ताकि कोई भी एक्सीडेंट भी ना हो। ये गड्ढों की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे लोगों की मौतें होती हैं, तो वो भी ना हो, वो भी हमारा कमिटमेंट है। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। इलाके के नालों की साफ सफाई को लेकर निरीक्षण किया गया। इनका कहना है कि दिल्ली मानसून के समय में रुके ना, उसकी गति ना रुके, उसके लिए सभी विधायक, सभी मंत्री, पार्टी के लोग सड़क पर हैं। जितनी तेजी से हमारी मानयोग मुख्यमंत्री दिल्ली की गुप्ता जी ने, रेखा जी ने बड़ी तेजी से काम शुरू कराया, आज उसी का है। आप देख सकते हैं कि कितने नाले साफ हो चुके हैं। तेजी से जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है और इसके अंदर सीवेज मिला हुआ है, इसमें अंदर फैक्ट्री वेस्ट मिले होने के बावजूद बड़ी तेजी चल रहा है। तो इस बार दिल्ली मानसून के अंदर रुके ना, थमे ना, वो गति ना रुके, उसके लिए सभी एमएलए, सभी मिनिस्टर, सभी पार्टी के लोग, सभी पार्टी के काउंसलर, सभी एमपी सड़कों पर हैं। कभी ईमानदारी और बेहतर सुविधा का नारा देकर दिल्ली की सत्ता पर राज करने वाली आम आदमी पार्टी के दौर में सड़कें बदहाली की कहानी कह रही थीं। स्थानीय लोगों की माने तो गड्ढों को भर देने से जल भराव नहीं होगा और लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं होगी। बारिश में दिल्ली वासियों को गर्मी से ही नहीं बल्कि जल भराव से भी राहत मिलने की उम्मीद है। मॉनसून आने को है। जिस प्रकार की दिल्ली में मॉनसून में समस्याएं होती है, उससे स्थानीय नागरिकों को किसी प्रकार से 2-4 दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से पहले ही प्रयास किए जा चुके हैं और इसी की कड़ी में 3400 गड्ढे भरे गए हैं। और ना केवल ये गड्ढे भरे गए हैं बल्कि इसको आने वाले समय में मेंटेनेंस के तौर पर भी देखा जाएगा। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो करते हैं अगली खबर का, जहां दिल्ली के रिठाला में बहुमंजिला फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। आग लगने की सूचना मिलने के बाद 16 दमकल की गाड़ियों को काबू करने के लिए घटनास्थल पर भेजा गया। साथ ही फैक्ट्री की दीवार को तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन की मदद भी ली गई, ताकि दूसरी तरफ से भी आग पर पानी डाला जा सके। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। और नया सवेरा में फिलहाल रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे अखबारों की सुर्खियों के बारे में। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब जान लेते हैं अखबारों की सुर्खियों के बारे में। और कई सारे अखबारों के साथ कई सारी सुर्खियों को समेटे हुए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हमारी सहयोगी शैला निगार। शैला, आप ही का सीधा रुख करते हैं और बताएं कि आज के अखबारों में कौन कौन सी खबरें हैं जो हेडलाइन के साथ प्रकाशित हैं। गुड मॉर्निंग संध्या। अधिकतर समाचार पत्रों की अगर हम बात करें तो अधिकतर समाचार पत्रों में जो ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ है उसकी खबर को प्रमुखता दी गई है। हरिभूमि लिखता है कि दुनिया को ऐसा लगा कि मध्य पूर्व में सब कुछ फिक्स था। ईरान इजराइल की जंग आखिरकार 12 दिन में खत्म हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया और इससे पहले दोनों देशों ने दागी दनादन मिसाइलें। ट्रंप बोले, मुझे ये पसंद नहीं आया कि इजराइल ने संघर्ष विराम पर सहमति जताने के तुरंत बाद हमला कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी ने कहा कि हम तानाशाहों की धमकियों से नहीं डरते हैं। इधर ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम जो हुआ है उसका भारत ने स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में संघर्षों के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति ही यही एकमात्र रास्ता होना चाहिए, युद्ध रास्ता नहीं होना चाहिए। दूसरी खबर का रुख करेंगे, जनसत्ता से ली है ये खबर। इसमें ऑपरेशन सिंधु का जिक्र किया गया है, किस प्रकार से ईरान और इजराइल से जो है भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। भारत ने युद्धरत ईरान और इजराइल से लगातार अपने नागरिकों को निकालने का काम जो है वो लगातार जारी है और इसी के साथ भारतीयों को इन दोनों देशों से सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 3,452 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। भारतीय वायुसेना के C-17 भारी भरकम विमान का उपयोग करते हुए 400 से अधिक लोगों को इजराइल से वापस लाया गया और जिन्हें भूमि मार्ग से पहले इजराइल से जॉर्डन और फिर मिस्र ले जाया गया। इसके अलावा 161 भारतीयों को सड़क मार्ग से इजराइल से जॉर्डन की राजधानी अमान से पहुंचने के बाद विशेष विमान से स्वदेश वापस लाया गया है। एक और खबर का रुख करते हैं। खबर जो है पंजाब केसरी से ली है। ये G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं से अब आगे भारत निकलता हुआ नजर आएगा। वेल्थ मैनेजमेंट फर्म इक्विरिस की एक हालिया रिपोर्ट ने भारत की संरचनात्मक जो आर्थिक ताकत है उसके बारे में बताया है, जिसमें यह कहा गया है कि आने वाले वर्षों में G7 अर्थव्यवस्थाओं से आगे भारत निकल जाएगा। रिपोर्ट ये बताती है कि वैश्विक पूंजी अब भारत के विकसित होते आर्थिक जो परिदृश्य है उसको अनदेखा नहीं कर सकती है। तो भारत का INC पर विश्वास जो है 85% तक पहुंच गया है। वहीं निर्यात में 8% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। PMI जून में 14 महीने के उच्चतम स्तर पर देखी गई और देश में जिस तरह से हथियार बन रहे हैं, आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, तमाम सारे कारक हैं जिनका इसमें जिक्र किया गया है। एक और खबर का रुख करते हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे पर अब AI जो है वो आपकी यात्रा को सुगम बनाएगा। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर अत्याधुनिक कैमरे से बचना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा। 6 चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल भी लगाए जा रहे हैं। एक्सप्रेस वे पर 100% निगरानी सुरक्षित करने के लिए 150 कैमरे लगाए गए हैं। AI आधारित कैमरे हैं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर स्वचालित चालान जारी करेंगे और इससे ट्रैफिक जैम और जो दुर्घटनाएं होती हैं उन तमाम जो है घटनाओं पर कहीं ना कहीं लगाम लगती भी नजर आएगी। ये सिस्टम जो है इस बात को सुनिश्चित करेगा कि एक्सप्रेस वे पर यातायात अनुशासित तरीके से चलता रहे। किसी भी दुर्घटना या फिर ट्रैफिक जैम की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को चली जाएगी। चालान भेजने की प्रक्रिया शुरू करने के पहले 15 दिनों तक लोगों को इस स्मार्ट सिस्टम के बारे में जागरूक भी किया जाएगा, ये भी कहा गया है। और ये जो नई AI आधारित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम सड़क सुरक्षा और सुधार और यातायात को सुगम बनाने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावी होती हुई नजर आएगी और एक तरह से एक नजीर बनती हुई दिखाई देगी। एक और खबर है ये है कि अब पढ़ाई किसी भी भाषा में हो, आप अपनी पसंदीदा भाषा में परीक्षा दे सकेंगे। जी हां, शिक्षा मंत्रालय ने UGC और AICTE के जरिए इसके अमल के निर्देश दे दिए हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में इंजीनियरिंग और मेडिकल सहित जो उच्च शिक्षा के दूसरे पाठ्यक्रमों की पढ़ाई जो है वो भले ही भारतीय छात्राओं में शुरू नहीं हो सकी है, लेकिन छात्र अब इन विषयों में अपनी परीक्षा जो है वो दे सकते हैं। भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने और उच्च शिक्षा में छात्रों का सकल अनुपात, नामांकन अनुपात को बढ़ाने में शिक्षा मंत्रालय ने ये एक बेहद बड़ी और एक महत्वपूर्ण पहल की है जो है अब प्रभावी हो जाएगी।
परीक्षा से पहले छात्रों को ये बताना होगा कि परीक्षा देने का उनका भाषा का माध्यम क्या है। तो फिलहाल अखबारों की दुनिया से इतना ही। संध्या जी बिल्कुल शैला, अलग अलग क्षेत्रों से हमारे दर्शकों के लिए खास तौर पर सुर्खियों को बटोर कर लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब देख लेते हैं दुनिया भर से जुड़ी हुई कुछ और भी खास खबरें। तो शुरुआती अमेरिकी खुफिया आकलन के हिसाब से अमेरिकी हमले में ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह तबाह नहीं हुए, इसमें केवल कुछ महीनों की ही देरी हुई है। सूत्रों में से एक ने कहा कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को समाप्त नहीं किया जा सका है और ईरान का परमाणु कार्यक्रम में केवल 1 या 2 महीने की ही देरी होगी। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु अनुसंधान नागरिक ऊर्जा उत्पादन के लिए है। व्हाइट हाउस ने खुफिया आकलन को पूरी तरह से गलत बताया है। और देश दुनिया की खबर के बाद अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत जल्द ही पूरी होने वाली है। साथ ही वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के निर्यात में मजबूत वृद्धि हुई है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने नागर विमानन महानिदेशालय के तहत हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए एक समर्पित निदेशालय के गठन की घोषणा की। केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश से मूंग और उड़द और उत्तर प्रदेश से उड़द की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर करने का निर्णय लिया है। और अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से। इंग्लैंड ने लीड्स टेस्ट में भारत के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट से जीत दर्ज की और 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 371 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे मेजबान इंग्लैंड टीम ने केवल 5 विकेट खोकर अंतिम दिन हासिल कर लिया। 2 बार के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट 64वें ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने 85.2 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल जीता और नीरज चोपड़ा ने चेकिया में ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 एथलेटिक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया। ये शीर्ष श्रेणी की प्रतियोगिता में उनकी लगातार दूसरी जीत है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम को 4 राष्ट्रीय टूर्नामेंट के अपने तीसरे और अंतिम पुल चरण के मैच में स्पेन के हाथों 1-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस परिणाम के साथ भारत ने अपने पुल चरण के मैच समाप्त कर लिए। इससे पहले उसने जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का सामना किया था। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की।
और आज नया सवेरा में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जा रहे हैं पेरू में मनाए जाने वाले इंटी रयामी फेस्टिवल की कुछ झलकियों के साथ, जो सूर्य भगवान का आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। तो आप लीजिए इन झलकियों का आनंद, देखिए इन तस्वीरों को और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।